फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। एंड इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो आपके डिफरेंट फोर्सेस हैं वो अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज करती हैं। सो इसमें जो अगर हम वीडियो स्टार्ट करें इसमें आपके दो फोर्सेस हैं जो मेनली आपका जो अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज करती हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंड अगर इनकी बात करें तो एंडोजेनिक का मतलब अगर लिटरल मीनिंग देखें एंडो मतलब होता है इनसाइड और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। एंडोजेनिक इसका मतलब हो गया कि वो फोर्सेस जिनका जो ओरिजिन होता है वो होता है अंदर, मतलब अर्थ के जो इंटीरियर है उसके अंदर होता है, इसका जो ओरिजिन होता है। फॉर एग्जाम्पल हो गए इसके अर्थक्वेक्स हो गए, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स प्लस मोल्टन मैग्मा। ये हम देखने वाले हैं कि कैसे ये जो आपके मोल्टन मैग्मा है कैसे आपका जो अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज करता है। एक्सोजेनिक का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। इसका मतलब हो गया कि वो फोर्सेस जिसका जो ओरिजिन होता है वो आउटसाइड होता है, आउटसाइड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो मेन फोर्सेस रहती हैं वो रहती है रिवर्स, सी वेव्स, ग्लेशियर्स एंड विंड्स। दो जो मेन फोर्सेस रहेगी आपके एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये आपका अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज करती हैं, इसका जो शेप है वो चेंज करती हैं। एंड शेप से क्या मतलब है मैं आपको ये समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल शेप किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है सर्कुलर, ये है ट्राइंगल, ये है रेक्टेंगल, ये आपके इरेगुलर शेप हो गए। ये शेप है बट ये इरेगुलर शेप है, इसका कोई मतलब डेफिनेट शेप नहीं है। ये हो गया इरेगुलर शेप। अब ये देखेंगे हम कि ये जो फोर्सेस हैं, ये जो अर्थ का जो सरफेस है वो कैसे चेंज कर रही है, सरफेस का जो शेप है वो कैसे चेंज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप कोई भी एक सरफेस लेते हैं वो आप इस तरीके से अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूं, अगर एक्सोजेनिक फोर्सेस में जो आपके विंड्स हैं उसका एग्जांपल लूं तो फॉर एग्जांपल ये है सॉइल्स। विंड क्या करेगी, विंड जब ब्लो करेगी तो ये कुछ एक जो पार्टिकल्स है जो ये कैरी कर सकती है वो इनको कैरी करेगी। ठीक है, जब ये कैरी करेगी तो यहाँ पर एक डिप्रेशन जैसा क्रिएट हो जाएगा। जब आपके लॉन्गर टाइम तक अब यहाँ पर विंड चलती रहेगी, इसके ऊपर पार्टिकल्स ये इरोड करती रहेगी, अपने साथ ये ले जाएगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डिप्रेशन जैसा क्रिएट हो जाएगा। एंड कुछ एक टाइम के बाद जब यहाँ पर विंड की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी या फिर स्लो हो जाएगी तो ये पार्टिकल डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी और जिसकी वजह से यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेंगे इसके पार्टिकल्स, जिसकी वजह से कुछ यहाँ का कुछ शेप है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप देख सकते हो कि अगर आप आउटकम देखोगे इसका कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पर डिप्रेशन जैसा क्रिएट हो गया है, बट यहाँ पर जहां पर ये डिपॉजिट हुआ है वहां पर यहाँ पर जो शेप है कुछ इस तरीके से हो गया है। इस तरीके से कुछ एक शेप्स चेंज होती हैं जो अर्थ का जो सरफेस है। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने जो इसका शेप था यहाँ था, फिर वर्क की वजह से कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से अर्थ का जो सरफेस है कुछ इस तरीके से हो गया। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स एंड दीज आर कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, अगर आपने हमारी पहले की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ डिस्कस किया था। तो उसमें हमने दिखाया था कि जो अर्थ का जो इंटीरियर है अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिवाइड करें तो अर्थ का जो वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि आपके कोई कि जो अर्थ की जो लेयर है वो आपकी सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैसेस स्टेट में है। इस भाग पे हमने इसको अर्थ का जो इंटीरियर है वो डिवाइड किया था। और इसके अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे देखें तो 4 लेयर्स थी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट थी वो थी लिथोस्फेयर, जो कि होती है सॉलिड या फिर
रिजिड, और ये होती है अराउंड 0 to 200 किलोमीटर। और नेक्स्ट जो थी वो थी एस्थीनोस्फेयर। एस्थीनोस्फेयर मतलब कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ना तो सॉलिड है ना तो ये लिक्विड है, और देख सकते हो आप ये मोस्टली एक प्लास्टिक फॉर्म में होती है, सो इसको कहा जाता है एस्थीनोस्फेयर। नेक्स्ट है वो है मीजोस्फेयर, एंड फोर्थ है वो है बेरिस्फेयर। और एस्थीनोस्फेयर होता है अराउंड 400 किलोमीटर डेप्थ पे। और देख सकते हो हम कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे जो फर्स्ट है जो लिथोस्फेयर है ये सॉलिड है, और एस्थीनोस्फेयर है ये प्लास्टिक फॉर्म में है, ठीक है। सो इसी प्रकार से जो ये लिथोस्फेयर है ये डिवाइड हुआ है नंबर ऑफ प्लेट्स में, और इनको कहा जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। एंड जब आपकी क्लास 11th आएगी, जब उसमें हम एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम इनको बिल्कुल डिटेल्स में देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये है आपके डिफरेंट जो प्लेट्स हैं वो डिफरेंट भागों में डिवाइड हुई है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट होगी, ये प्लेट होगी, ये एक प्लेट होगी, ये एक प्लेट होगी, ये एक प्लेट होगी। एंड इसके पीछे जो रीजन रहता है वो रहता है यहाँ पर क्रैक क्यों आया है और ये मूवमेंट क्यों हुई है, ये इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है मॉल्टन मैग्मा। सो अब देख लेते हैं कि मॉल्टन जो मैग्मा है वो किस तरीके से आपके जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है इनको मूव कर रहा है, प्लस इसकी वजह से कौन कौन से जो लैंडस्फॉर्म है वो क्रिएट होते हैं, या फिर किस तरीके से ये इसका शेप चेंज कर रहे हैं वो देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये जो प्लेट्स थी आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स थी, ये आपके कांस्टेंट मूवमेंट में होती है, और इसका जो मेन रीजन रहता है वो रहता है मॉल्टन मैग्मा। और जो मॉल्टन मैग्मा है वो इनसाइड द अर्थ मूव करता है, एंड इसका जो मूवमेंट होती है वो रहती है सर्कुलर शेप में। सो मैं इसको थोड़ा सा एक समझा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका अर्थ का सरफेस। अभी आप इस पार्ट को इग्नोर करिए, फिर इसको मैं समझाता हूँ बाद में। फॉर एग्जांपल ये रह गया आपका अर्थ का सरफेस, ये आपका लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जो मैंने पहले बताया था, ये आपके अलग अलग भागों में डिवाइड हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका जो मैग्मा है वो बिल्ट हो रहा है, मतलब या फिर इरप्ट हो रहा है, और यहाँ से यूं मूव करेगा, यूं मूव करेगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो मैग्मा है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, ये यहाँ को जा रहा है, ये यहाँ को जा रहा है। सो इसकी वजह से यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होगा, और इसको कहा जाता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। ये होगी डाइवर्जेंट बाउंड्री। फिर कुछ एक टाइम बाद ये यूं मूव करेगी, यूं मूव करेगी। ऑन सेम ही प्रोसेस में इसी तरीके से जहां पर ये हो रहा है ये किसी और पॉइंट पे हो रहा होगा, और वहां से भी ये मैग्मा आएगा, ठीक है। जब ये मैग्मा आएगा यूं करके, सो ये दोनों आपस में जब टकराएंगे तो यूं मूव करने लगेंगे, नीचे की तरफ को आने लगेंगे, और यहाँ पर देख सकते हो ये आपस में टकरा रहे हैं। सो इनको कहा जाता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। ये होगी कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। और ये जो मैग्मा इसी की तरह आ रहा है, जैसे यहाँ पर इरप्ट हुआ था वैसे यहाँ पर भी इसी प्रोसेस में यहाँ से जो मैग्मा आ रहा है वो ये मैग्मा है, इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, क्योंकि ये आपस में देखो टकरा रही हैं, ठीक है। और एक तो होगी आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री जो ये थी, इसमें जो मैग्मा है वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसी की वजह से जो प्लेट्स होगी वो भी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, इस तरीके से। और सेकंड जो है वो है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में जो मैग्मा है आपस में आ रहा है, टकरा रहा है, और इसी वजह से जो प्लेट्स होगी वो भी आपस में टकराएगी। सो इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। और एक और बाउंड्री है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में ना तो ये कोलाइड कर रही होती है ना ये फिर डाइवर्ज कर रही होती है, एंड इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। एंड आप देख सकते हो कि अब हम डायग्राम पे आएंगे, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं।
यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो मैग्मा है वो इरप्ट हुआ है, मतलब मूव कर रहा है अपर साइड में, और यहाँ से ये मूव किया इस साइड को। सो इसको कहा जाएगा डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। और यहाँ से मूव करेगी, मूव करेगी, मूव करेगी, मूव करेगी, ठीक है, यूं यूं मूव करेगी। और वहीं पर सेम ही प्रोसेस देखो, यहाँ पर भी किसी और जगह पर, किसी और पॉइंट पे यहाँ पर मैग्मा इसी तरीके से इरप्ट हुआ है और ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, और यहाँ से भी मैग्मा आ रहा है। सो ये नीचे को जाएगा, ठीक है। जब ये नीचे को जाएगा तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप कन्वर्जन बाउंड्री क्रिएट होगी, यहाँ पर हुई कन्वर्जन बाउंड्री। और ये देखोगे, ये जो मैग्मा है इस तरीके से मूव कर रहा है, कुछ सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप, इस तरीके से। सो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि मोल्टन मैग्मा मूव्स इनसाइड द अर्थ इन अ सर्कुलर मैनर। सो सर्कुलर मैनर में ये मूव कर रहा है, ठीक है। एंड अब जब देखोगे आप, जैसे हम अगर कन्वर्जन बाउंड्री का एग्जांपल लें, तो कन्वर्जन बाउंड्री ये होगी। ये कन्वर्जन बाउंड्री का जो फीचर रहता है कि इसमें प्लेट्स होती है वो आपस में यूं टकराती हैं, ठीक है, मोल्टन मैग्मा की वजह से, क्योंकि मोल्टन मैग्मा भी यूं नीचे इस तरीके से टकरा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो बल्कि। सो जैसे अगर आपने कभी पेज को, दोनों पेज एक साइड से लिया होगा, अगर आप उनको दोनों साइड से प्रेशर करोगे तो पेज कुछ टाइम बाद कुछ इस तरीके से शेप ले लेता है, यूं करके। इसी तरीके से आपके जो माउंटेन्स हैं वो भी बिल्ट होते हैं। सो आप देख सकते हो कि आपके जो मोल्टन मैग्मा था एक एंडोजेनिक फोर्सेस का एग्जाम्पल था, और जिसकी वजह से यहाँ पर माउंटेन्स क्रिएट हुए, ठीक है। सो माउंटेन बिल्डिंग ये होगी। और देख सकते हो ये काफी स्लो प्रोसेस हो रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि सडनली हुआ है, ये धीरे धीरे होता जा रहा है, होता जा रहा है। प्लेट्स धीरे धीरे मूव कर रही हैं, ऐसे कि नहीं स्पीड में चल रही हैं, ऐसे नहीं, धीरे धीरे जो प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे मूव कर रही है मोल्टन मैग्मा की वजह से, ठीक है। और इसके बारे में जो हम पूरा डिटेल में हम इसको क्लास 11th की जो ज्योग्राफी की क्लास होगी उसमें देखेंगे हम इसको कंप्लीट, इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर ये माउंटेन क्रिएट हो गया। एंड वहीं पर अगर आप डाइवर्जन की बात करें, फॉर एग्जांपल ये है यूं करके, सो यहाँ पर जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो यहाँ पर टेंशन क्रिएट होगा, इसकी वजह से कुछ इस तरीके से इसका शेप बन जाएगा। इस तरीके से ये प्लेट्स हो गई, ये प्लेट हो गई, ठीक है, ये हो गई। और इस तरीके से ये शेप चेंज कर रही होती हैं, मतलब अर्थ सरफेस का ये मूवमेंट्स। सो और ये जो डिफरेंट प्लेट्स, तो मैंने आपको लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, ये आपके कुछ में कन्वर्जेंट होती है, कुछ में डाइवर्जेंट होती है। इस तरीके से ये मतलब शो कर रही होती है, ये कन्वर्जेंट भी शो कर रही होती है, डाइवर्जेंट भी शो कर रही होती है, एंड ट्रांसफॉर्म भी शो कर रही होती है। सो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि डिफरेंट जो मूवमेंट्स होती हैं, ये आपका अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज कर रही होती है। एंड अर्थ मूवमेंट की बात करें तो ये आपके दो भागों में डिवाइडेड है, फॉर एग्जांपल एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती है और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती है, ठीक है। मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। सो एंडोजेनिक में अगर आप देखें तो ये भी आपके फर्दर डिवाइडेड हुई है ऑन बेसिस ऑफ, ये हो गई सडन फोर्सेस, मतलब कि जो सडनली होती हैं, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल हो गया अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिज्म हो गया, जो वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं वो, और लैंडस्लाइड्स हो गई, ये आपके सडनली होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक जो आपका रिसेंटली अभी टर्की में भी आया है। एंड कुछ एक जो होती है जो आपके स्लोली वर्क कर रही होती है, फॉर एग्जांपल जो मोल्टन मैग्मा की वजह से जो आपके बन रहे होते हैं, इनको कहा जाता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस और जो स्लो मूवमेंट, और इसकी वजह से माउंटेन बिल्ड होते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। और एक्सोजेनिक फोर्सेस में आते हैं आपके इरोजनल और डिपोजिशनल, ठीक है। और इसमें जो वर्क करती है वो रहती है आपके रिवर्स हो गई, सी वेव्स हो गई, वो रह गई, फिर आपके विंड हो गई, फिर ग्लेशियर्स हो गए। सो अब हम धीरे धीरे इनके जो
कि कौन कौन से जो रिवर्स हो गई, विंड्स हो गई या फिर ग्लेशियर्स हो गए, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं अपने वर्क की वजह से। सो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में आपके होती हैं सडन फोर्सेस एंड स्लो फोर्सेस। सडन फोर्सेस जो आपकी स्लोली मतलब सडनली होती है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स। एंड जो स्लो फोर्सेस हैं इसमें फॉर एग्जांपल इनको कहा जाता है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। एंड सडन जो फोर्सेस होती है इनको कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस। जो ये डायस्ट्रोफिक फोर्सेस होती हैं ये माउंटेन बिल्ड करती हैं, माउंटेन बिल्डिंग में हेल्प करती है, ठीक है। और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं इसमें जो मतलब इरोजनल और डिपोजिशनल, और इसमें जो मेन किया जाता है, वर्क किया जाता है, वो किया जाता है रिवर्स के द्वारा, विंड्स के द्वारा, सी के द्वारा एंड ग्लेशियर्स के द्वारा। सो दोस्तों अब देख लेते हैं कि अर्थक्वेक्स होते क्या हैं। सो अर्थक्वेक्स अगर अब बात करें तो जब आपकी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो जब मूव कर रही होती हैं, मूव्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब अर्थ सरफेस के ऊपर मूव कर रही होती है तो ये वाइब्रेशन क्रिएट करती है एंड इन वाइब्रेशंस को कहा जाता है अर्थक्वेक्स। और ये जो वाइब्रेशंस है ये मूव करती है ऑल अराउंड द अर्थ। एंड इसमें कुछ एक जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल फोकस हो गया, एपिसेंटर हो गया। अब फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर जो अर्थक्वेक है वो ओरिजिनेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लूं, ये एक प्लेट हो गई, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है जहां पर आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। सो इसको कहा जाएगा फोकस, ठीक है। और इसके जो डायरेक्ट ऊपर जो पॉइंट होगा इसको कहा जाता है एपिसेंटर। और एपिसेंटर पे सबसे ज्यादा डैमेज क्रिएट होता है। और जैसे जैसे आप इससे दूर के पॉइंट्स में जाओगे जो डैमेज की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। और यही पर मैंने ये शो किया है, एज वी मूव अवे द डैमेज डिक्रीजेस एंड ग्रेटेस्ट डैमेज इज फेल्ट एट एपिसेंटर। एंड अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो भी आपके फर्दर 3 भागों में डिवाइडेड हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है वो है प्राइमरी वेव्स, इनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी कहा जाता है। और जो सेकंड है वो है सेकेंडरी वेव्स, इनको कहा जाता है ट्रांसफर वेव्स। और जो एल वेव्स हो गई इनको कहा जाता है सरफेस वेव्स। और एक जो हमारे जो इंडिया में जो मोस्ट प्रोमिनेंट अर्थक्वेक आया था वो था अराउंड 2001, और वो था आपका अर्थक्वेक जो था वो था आपका भुज में, ठीक है। और इसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ रिक्टर स्केल। और इसमें 1 to लेकर 7 पॉइंट्स होते हैं। और जो आपके जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्कस करते हैं। ये जो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5.67 एंड यहाँ तक जो 4 तक हो गया ये काफी मतलब इतने इसमें ज्यादा डैमेज नहीं होता है। बट इसके बाद के जो पॉइंट होते हैं, इसके बाद जो लेवल का जो मतलब 6 7 इसके लेवल के जो अर्थक्वेक्स होते हैं इसमें जो डैमेज होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। सो इसकी फोटो देख लेते हैं हम इनकी सिस्मोग्राफ की एंड रिक्टर स्केल की, ताकि आपको बेटर समझ पाए। सो ये है फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ, और इसकी हेल्प से आपका ये अर्थक्वेक मेजर किया जाता है। और ये है आपका रिक्टर स्केल, यहाँ पर देख सकते हो आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है रिक्टर स्केल को। और ये दिखाता है कि जो मैग्नीट्यूड है या फिर जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल 4 तक तो आपका देखो स्मॉल आता है, मॉडरेट मतलब मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब इसमें कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता है। बट जो 6 7 ये काफी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के होते हैं। और आप देख सकते हो जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का आया था वो आया था आपका अलास्का में अराउंड 1964 में। और जो 7.9 का था वो था आपका सैन फ्रांसिस्को में अर्थक्वेक, ठीक है। और मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो देखो आप ये छोटे छोटे मैग्नीट्यूड हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। बट ये हो गया बड़ा वाला, बड़ा हो गया, ये हो गया इनके मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो ये है आपका रिक्टर स्केल।
सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सट्रूसिव फोर्सेस। इसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल इरोजन, वीदरिंग एंड डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है या फिर सेडिमेंट्स हैं ये डिपॉजिट होंगे, ठीक है। अब इरोजन और वेदरिंग है, ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। सो अगर विदरिंग की बात करें तो विदरिंग होता है ब्रेकिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस, इसको कहा जाता है विदरिंग। फॉर एग्जांपल ये है आपकी एक रॉक है, ठीक है, और किसी भी कारणवश या फिर किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पर कुछ एक ब्रेक्स आ जाती है इसमें, मतलब ये टूटने लगती है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है वीदरिंग। सो मतलब आपका जो अर्थ सरफेस के टूटने को कहा जाएगा वीदरिंग, ठीक है। और अब आप देखोगे कुछ एक पॉइंट के बाद जब ये टूटने लगेगी तो इसके जो पार्टिकल्स है इससे अलग होने लगेंगे, ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर जब ये जो पार्टिकल्स है जब अलग होने लगेंगे तो जब ये मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ या तो रिवर्स हो गए या फिर विंड्स हो गई या फिर ग्लेशियर्स हो गए या फिर सी वेव्स हो गई, इसकी वजह से जब ये मूव करेंगे सो इसको कहा जाता है इरोजन। सो इरोजन इज बेसिकली मूविंग अवे ऑफ लैंडस्केप, इसको कहा जाता है इरोजन, ठीक है। और ये डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा वर्क किया जाता है इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल वाटर, विंड्स और आइस, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लूं, ये एक रॉक है, ठीक है, ये आपके वीदर हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें से इसके जो पार्टिकल्स है वो अलग होने लग गए हैं, ठीक है, और ये पार्टिकल्स यहाँ पर डिपॉजिट हो गए या फिर यहीं पर रह के मतलब इसी में रह रहे हैं, बट विंड की वजह से ये पार्टिकल्स हैं ये अपने साथ ही मूव करने ले चलती है विंड, और जिसकी वजह से इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये मूव हो गए, तो बेसिकली मूविंग अवे ऑफ लैंडस्केप, इसको कहा जाएगा इरोजन। फिर कुछ एक टाइम के बाद जब इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और ये जो अपने जो इन्होंने पार्टिकल्स है या फिर सेडिमेंट्स है इनको जो कैरी किए थे ये डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी, तो इसको कहा जाएगा डिपोजिशन। मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने डिपॉजिट कर दिया तो इसको कहा जाएगा डिपोजिशन। सो अगर मैं आपको इनकी फोटो दिखाऊं आपको, इससे आपको बेटर समझेगा कि कैसे होता है इसमें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है वो है वीदरिंग। वीदरिंग में देख सकते हो, आप देख सकते हो ये है एक लैंडस्केप या फिर अर्थ सरफेस, या देखो यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा है तो इसको कहा जाएगा वीदरिंग। एंड अब यहाँ पर देखो आप, ये इरोजन का एक फीचर चल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से पानी मूव कर रहा है, ठीक है, तो कुछ एक पार्टिकल्स होंगे ये पानी अपने साथ मूव करने लगेगा, सो इसको कहा जाएगा इरोजन। मतलब ये ब्रेकिंग अवे और मूविंग अवे ऑफ द लैंडस्केप इज कॉल्ड इरोजन। और यहाँ पे देख सकते हो ये पार्टिकल पानी अपने साथ ले चलना स्टार्ट करेगा तो इसको कहा जाएगा इरोजन, ठीक है। सो अब डिस्कस कर लेते हैं कि वाटरफॉल्स आपके कौन कौन से जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल्स होते हैं। सो वाटरफॉल्स अगर हम बेसिक सा देखें तो जब वाटर काफ़ी हाइट से फॉल करता है तो इसको कहा जाता है वाटरफॉल्स। और इसका जो सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स, जो कि है वेनेजुएला में। एंड वेनेजुएला आता है आपका साउथ जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें आता है। एंड जो नेक्स्ट जो वाटरफॉल है वो है नाइग्रा फॉल्स, जो कि आता है बिटवीन द बाउंड्री ऑफ यूएसए एंड कनाडा। और जो विक्टोरिया फॉल्स है वो आता है जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जो एक कंट्रीज है इनके बीच में आता है, और ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट है उसमें आती है दोनों कंट्रीज। सो दोस्तों आप देख लेते हैं कि जो रिवर्स हैं वो आपके कौन कौन से जो आपके लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं। सो हम देखने वाले हैं कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उसमें जो हमने 4 एजेंट की बात की थी, फॉर एग्जांपल रिवर की बात की थी, सी केव्स की बात की थी, विंड्स की बात की थी, ग्लेशियर्स की बात की थी, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये कौन कौन से जो लैंडफॉर्म्स है ये क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिवर। एंड रिवर जो करती है वो है मेंडरिंग, ये लैंडफॉर्म क्रिएट करती है, एंड ऑक्सबो लेक भी क्रिएट करती है। फर्स्ट सो दोस्तों अब हम थोड़ा सा इसको मेंडरिंग को डिस्कस कर लेते हैं।
फॉर एग्जांपल इस तरीके के जो पाथ होता है, ये इस तरीके से पाथ जो फॉलो कर रही होती है रिवर, इसको कहा जाता है मेंडरिंग। एंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, यहां पर और यहां पर, ठीक है। अब जब आपकी रिवर है, इस तरीके से कुछ एक रिवर मूव कर रही है, ये है एक रिवर का पाथ, ठीक है। सो अगर आप देखोगे सर, जब विंड यहाँ मतलब रिवर यहाँ से आएगी तो यहाँ पर ये इरोजन करेगी। इरोजन मैंने बता दिया कि क्या होता है। और यहाँ पर ये डिपोजिशन करेगी, ठीक है। और यहाँ पर फिर से जब यहाँ से विंड जाएगी तो यहाँ पर टकराएगी, यहाँ मतलब जो रिवर है यहाँ पर टकराएगी और इसकी वजह से यहाँ पर इरोजन क्रिएट करेगी, ठीक है। और एक मिनट, मैं डिपोजिशन के लिए अलग फीचर मतलब कलर शो करता हूँ। और यहाँ पर ये डिपोजिशन करेगी, ठीक है। और यहाँ पर भी ये डिपोजिशन करेगी क्योंकि यहाँ पर स्पीड है जो रिवर की वो कम होगी। फिर से जब विंड मतलब रिवर है वो इस तरीके से यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर इरोजन करेगी और यहाँ पर ये डिपोजिशन करेगी, ठीक है। और एक मिनट, और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये इरोजन करेगी, ठीक है। सो ये होता है आपका मेंडरिंग, मतलब कि रिवर के इस तरीके के जो पाथ को कहा जाता है मेंडरिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ऑक्सबोल लेक कैसे क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हमने ये क्रिएट किया है, ये एक मेंडरिंग वाला पाथ है रिवर का, ठीक है। अब देख सकते हो आप, इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बट यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्लियर। सो देख सकते हो आप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इरोजन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। मतलब विंड यहाँ रिवर यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है और यहाँ पर इरोजन कर रही है और यहाँ पर ये डिपोजिशन कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाली साइड, यहाँ पर तो इरोजन हो रहा है बट यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर इरोजन हो रहा है और यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। सो कुछ एक टाइम के बाद देखोगे, जब ये ऐसे ऐसे ही फ्लो करते रहेगा, मतलब ये इरोजन करती रहेगी, यहाँ पर डिपोजिशन करती रहेगी, यहाँ पर इरोजन करती रहेगी, यहाँ पर डिपोजिशन करती रहेगी, तो इसकी वजह से देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इरोजन किया है इसने और यहाँ पर भी इरोजन किया है, तो कुछ एक टाइम बाद कुछ इस तरीके से इसका फॉलो बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पर भी इसी तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। और फिर कुछ एक टाइम बाद जो रिवर है वो कुछ इस तरीके से मतलब वो करने लगेगी, फ्लो करने लगेगी, देख सकते हो आप इस तरीके से। और ये जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा इससे, रिवर से, और तो इसको कहा जाएगा ऑक्सबो लेक, ठीक है। और रिवर कुछ इस तरीके से फॉलो कर रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, मेंडरिंग भी समझ आ गया होगा एंड ऑक्सबो लेक भी समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट जो है वो है आपके फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स फॉर एग्जांपल जब आपकी रिवर मूव करती है, सो कुछ एक जो ये सेडिमेंट्स थे या फिर पार्टिकल्स थे ये इरोड करती है एंड अपने साथ ले चलती है, ठीक है। एंड स्लोप की वजह से ये मूव कर रही होती है, बट कुछ एक टाइम बाद जब ये रिवर का एक फ्लो है, ठीक है, और ये इसके किनारे हैं मतलब बैंक्स हैं, ठीक है। बट जब यहाँ पर फ्लड आता है, मतलब यहाँ पर जो वाटर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, तो ये क्या करती है, अपने जो किनारे हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसके किनारों को, अपने किनारों को मतलब ओवरफ्लो कर जाती है। और यहाँ पर जो इन्होंने सेडिमेंट्स अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं ये इनको डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। जब ये डिपॉजिट कर जाती है इनको कहा जाता है फ्लड प्लेन्स। और इसकी वजह से कुछ एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से कुछ एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म हो जाता है, यहाँ पर ये जो सेडिमेंट्स से ये डिपॉजिट हो गए हैं और ये है रिवर, ठीक है। और यहाँ पर एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म जैसा बन जाता है, इसको कहा जाता है लेवीज, ठीक है। और ये जो फ्लड प्लेन्स होते हैं ये काफी फर्टाइल होते हैं एंड फर्टाइल होने का मेन रीजन ये रहता है कि
यहाँ पर इन्होंने काफ़ी जो मटेरियल्स होते हैं अपने जो अलोंग द पाथ जब ये मूव कर रही होती है तो काफ़ी इरोजन किया होता है, और इसकी वजह से जो काफ़ी जो मिनरल्स होते हैं वो ये कैरी कर रही होती है। एंड ये जो मिनरल्स होते हैं ये आपके वेजिटेशन के लिए या फिर क्रॉप्स के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। इसी के लिए जो ये जो एरिया होता है काफ़ी फर्टाइल होता है। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं। अगर आपने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी होगी जो कि हमने पहले वीडियोस में भी देखी हैं, सो ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जो आपके किसी भी जो मेन रिवर होती है उसमें अपना जो दूसरी जो रिवर्स होती हैं वो अपना पानी यहाँ पर ऐड करती है, तो इनको कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गंगा की भी काफ़ी ट्रिब्यूटरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें हो गई यमुना हो गई, जो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, ये इस प्रकार से। एंड इंडस की ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो हो गई, फॉर एग्जाम्पल इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है वो है झेलम, चनाब, रवि, रावी, व्यास, सतलुज। ये सब आपके झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सभी इनकी ट्रिब्यूटरीज है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज। ये सब अपना जो वाटर है यहाँ पर ऐड हो जाती है, मतलब इसी में जो मेन रिवर है इसी में ऐड हो जाती है। बट कुछ एक टाइम के बाद जब आपके स्लोप डिक्रीज होने लगता है एंड जो रिवर की जो कैपेसिटी होती है आपके सेडिमेंट्स को कैरी करने की वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये अपने जो लोड्स थे वो या फिर सेडिमेंट्स थी ये डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड इसी की वजह से जब ये डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है तो कुछ एक जो डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है, मतलब कि कुछ एक जो रिवर्स हैं वो इससे मेन रिवर से मतलब अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई। एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं ये जो इन्होंने सेडिमेंट्स कैरी किए होते हैं ये इनको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। एंड इसी के जो कलेक्शन होता है जो ये आपके इनको इनको कहा जाता है रिवर माउथ्स, रिवर माउथ्स, रिवर माउथ्स, रिवर माउथ। और ये जो इन्होंने सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए होते हैं इसके जो कलेक्शन को कहा जाता है डेल्टा। एंड डेल्टा हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र आपके जो सुंदरबन डेल्टा है वो क्रिएट करते हैं। एंड यहाँ पर सुंदरी ट्रीज भी होते हैं। ठीक है, और अगर डेल्टा हमने पहले डिस्कस किया कि ये यहाँ पर डिस्कस कर लिया था कि डेल्टा क्या होते हैं। जो डेल्टा होते हैं वो होते हैं आपके ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, ये हमने देख लिया यहाँ पर ट्रायंगुलर इन शेप। एंड नेक्स्ट जो फीचर होता है इनका ये होता है कि इसमें जो आपकी जो रिवर होती है वो ओशन में एंटर करती है, और यहाँ पर अपने जो इन्होंने डिपॉजिट अपने जो सेडिमेंट्स होते हैं ये यहाँ पर डिपॉजिट करना स्टार्ट करती है ओशंस में। सो इसको कहा जाता है डेल्टा। सो दोस्तों अब देख लेते हैं कि जो सी वेव्स हैं वो कौन कौन से सी वेव्स होती हैं, वो अपने कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो क्रिएट करती है, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है, किस तरीके से अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है कुछ एक लैंड सरफेस। ठीक है, और यहाँ पर ओशंस हैं या फिर वेव्स है ये स्ट्राइक कर रही है यहाँ पर। ठीक है, और स्ट्राइक की वजह से देखोगे आप ये यहाँ पर कुछ एक इरोजन होएगा और विदरिंग भी होगा। ठीक है, इसकी वजह से कुछ एक टाइम के बाद इसका जो शेप है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो यहाँ पर कुछ केव जैसा बन जाएगा, इसको कहा जाता है सी केव्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट है वो है सी आर्क। सी आर्क मतलब कि जब आपकी वेव्स फर्दर मूव कर रही थी और इसकी वजह से जो केव बनी थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो केव बनी थी वेव की वजह से, फॉर एग्जांपल ये है आपकी रॉक या फिर लैंड सरफेस, यहाँ पर आपका कंटिन्यूसली जो वेव का जो वर्क था वो हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। इसकी वजह से देखो यहाँ पर इसके पास थ्रू हो जाती है और यहाँ पर इसकी सिर्फ रूफ रह जाती है, इसको कहा जाता है सी आर्क। और यहाँ पर देख सकते हो आप ये जो सी है इसने कम्प्लीटली जो इस जो एरिया को है कम्प्लीटली इरोड कर दिया है।
और ये है स्टैक्स। स्टैक्स का मतलब कि जब जैसे हमने सी आर्क में देखा था कि सी आर्क में सिर्फ रूफ रह गया था, बट जो स्टैक्स होते हैं, स्टैक्स में ऐसा होता है कि इसका जो रूफ होता है वो भी नहीं बच पाता और ये भी इरोड हो जाता है और कुछ इस तरीके से शेप बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर देख सकते हो। सो इसको कहा जाता है स्टैक्स। मतलब इसकी जो वॉल्स थी वही रहेगी, ये सिर्फ ओनली वॉल्स हैव रिमेन्ड because of the work of the erosion. Roof have collided or collapsed and only walls have remained, so these are called stacks. So दोस्तों आप देख रहे थे सी क्लिफ क्या होती हैं। So एक स्टीपी रॉकी कोस्ट होता है जो ऑलमोस्ट वर्टिकली राइज करता है अबव सी वाटर, इज कॉल्ड सी क्लिफ। फॉर एग्जांपल ये है आपका सी, और यहाँ पर कोई स्टीपी रॉकी जो कोस्ट है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, इसको कहा जाता है सी क्लिफ। और यहाँ पर ओशन है अबव द सी वाटर, इसको कहा जाएगा सी क्लिफ। ठीक है। एंड जब देख सकते हो आप ओशन में जब वेव्स मूव कर रही होती है, कुछ एक जो सेडिमेंट्स थे ये अपने साथ कैरी कर रही होती हैं, एंड जब ये शोर्स पे डिपॉजिट करती है, इन जो सेडिमेंट्स होते हैं इनको डिपॉजिट करती है, तो इनको कहा जाता है बीचेस। ठीक है। ये बीचेस क्रिएट करते हैं एंड इसका एग्जांपल है गोवा बीचेस हो गए। ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सैंड्स होती हैं, सो इनको कहा जाता है बीचेस। सो अब देख लेते हैं कि जो आइस होती है वो कौन कौन से जो आपके लैंडफॉर्म्स है वो क्रिएट करती है। वैसे तो हम जो नेक्स्ट की जो क्लासेस रहेगी उसमें भी इसको डिटेल में देखने वाले हैं। सो अगर देखें हम, सो जो ग्लेशियर्स है उनको कहा जाता है रिवर्स ऑफ आइस। वैसे जैसे अगर आप रिवर अगर आप जनरली देखोगे तो आपके फर्स्ट परसेप्शन ये रहती है कि रिवर्स होती है वो आपके वाटर से होती है बनी हुई। ठीक है। बट जो आपके जो ग्लेशियर्स होते हैं इसमें जो इंस्टेड ऑफ मतलब वाटर यहाँ पर आइस से बनी होती है, इनको कहा जाता है ग्लेशियर्स। एंड अगर हम ग्लेशियल मोरेन्स की बात करें तो ग्लेशियल मोरेन्स वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्लेशियर जब मूव कर रहे होते हैं तो ये कुछ एक जो रॉक्स हो गई, सैंड्स हो गए, सिल्ट्स हो गए, ये अपने साथ इरोड करते हुए चलते हैं एंड लेटर ऑन आपके ये डिपॉजिट कर देते हैं। जब इसी डिपॉजिट फॉर्म्स को कहा जाता है ग्लेशियल मोरेन्स। ग्लेशियल मोरेन्स। सो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि जो विंड के द्वारा कौन कौन से जो लैंडफॉर्म्स है वो क्रिएट किए जाते हैं, एंड इसमें सबसे जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है मशरूम रॉक्स। एंड इसको मैं समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये है एक रॉक कोई। ठीक है। एक मिनट में इसको बीच में बनाता हूँ थोड़ा सा। ये हो गई एक रॉक। ठीक है। एंड ये है डेजर्ट एरिया, यहाँ पर आपके विंड चल रही है। ठीक है। सो ये कुछ एक सैंड कैरी करेगी अपने साथ, एंड सैंड है ज़्यादा हाइट पर नहीं होता है, मतलब नीचे नीचे होता है, मतलब मोस्टली नीचे नीचे पार्ट पर ही होता है, विंड के जो नीचे नीचे यहाँ पर ही होगा। और इसकी वजह से जब ये विंड इस मशरूम मतलब रॉक से टकराएगी, ठीक है, तो ये कोलाइड करेगी, इसकी वजह से यहाँ पर इरोजन होगा, यहाँ पर भी इरोजन होगा साइड साइड में, और इसकी वजह से कुछ इस तरीके से जो रॉक है, मशरूम रॉक इस तरीके से बनती है, मशरूम रॉक। और लेटर ऑन आप देखोगे कि इस जो शेप है रॉक का कुछ इस तरीके से होता है, जो कि आपका मशरूम से रिजेंबल करता है। सो दोस्तों अब देख लेते हैं कि सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। जब मैंने अभी देखा कि पिछले जब हम मशरूम रॉक्स देख रहे थे तो उसमें देखा था कि विंड जो कुछ एक पार्टिकल्स है वो कैरी करती है। फॉर एग्जांपल सैंड्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, और जब ये मूव कर रही होती है तो मतलब इसी में पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। मतलब इसी में पार्टिकल्स हो रहे हैं। ठीक है। यहीं पर हो रहे हैं, बट कुछ एक टाइम बाद इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, विंड की स्पीड कम हो जाती है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इनको कैरी नहीं कर पाती हैं और ये इनको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, और जहां पर ये डिपॉजिट होते हैं इनको कहा जाता है सैंड ड्यून्स। फॉर एग्जांपल ये है एक पिक्टोरियली आप देख सकते हो, एंड मेरा जो मेन रीजन ये रहा कि इन पिक्स को डालने का कि ताकि आपको एक बेटर नॉलेज मिल सके कि कैसे होते हैं ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं। सो इसलिए मैंने ये पिक्स डाली हैं। सो ये है आपका सैंड ड्यून्स।
एंड जो थर्ड जो फीचर है वो है लॉयस, और इसका मतलब ये है कि वो ड्यून्स जो आपकी काफ़ी लार्ज एरिया पे एक्वायर होते हैं, मतलब लार्ज एरिया पे फैले होते हैं, इसको कहा जाता है लॉयस। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आपको लगा है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की थी वो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है आपके लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम अपने जो वीडियोस हैं इनको इम्प्रूव कर सकें। एंड हम ऐसे ही आपके लिए डिफरेंट कंटेंट लाते रहेंगे। सो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, रैव स्टडीज। And till then, keep studying and keep working hard. We will meet you in next video.